हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ का ये मॉडल पेपर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ईपीएफओ का। ये जो विभिन्न पोस्टों के लिए ईओ, एओ, एपीएफसी इत्यादि के लिए सिलेक्शन होने के लिए आपकी 2 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक मॉडल पेपर प्रस्तुत है आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश से शुरुआत कर रहे हैं हम। चलिए देखेंगे। जैसा आपको पता है एरर के क्वेश्चन आएंगे, फाइंड आउट एरर मतलब। ठीक है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है ईपीएफओ। पहला पार्ट में आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965। ठीक, नो एरर है फोर्थ पोर्शन। अब तक आप समझ गए होंगे वाक्यों को पढ़ने से कहाँ पर एरर है। अगर वाक्य में फ्रॉम जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम रिफ़र करता है, ये आपको यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा सिंस का प्रयोग। ठीक, सिंस का प्रयोग लगेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो इस वाक्य में यहाँ पर क्या फ्रॉम की जगह पाएगा सिंस। इस वाक्य का ये अर्थ हो जाएगा मैं दिल्ली में 1965 से रहा हूँ। ठीक, नंबर 3 पार्ट में आपकी एरर है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी एरर का वाक्य देखिए क्या है। ऑल साइंटिस्ट एग्री, ये सही है। दैट देयर शुड बी, ये भी सही है। ए टोटल बैन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, तो ये भी सही है। इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, ये नो एरर वाला वाक्य है। पहले सेंटेंस में थर्ड नंबर में थी, इसमें नो एरर फोर्थ नंबर होगी। ठीक, अगला है सच बुक्स, ये ठीक है। विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। स्टूडेंट्स ये भी वाक्य फोर्थ नंबर का है, यानी कि नो एरर का वाक्य है दोनों। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वाक्य कह रहा है टाइगोर वॉज, इसमें एरर है, बताइए कहाँ पर है। नो एरर नहीं है इसमें। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट ईवर लिव्ड, फोर्थ नंबर नो एरर होगा, वो हमने हटा दिया है। तो कहाँ पर गलती है इसमें, देखिए वन ऑफ द के साथ नामालूम नोट कर लीजिए। वन ऑफ द के साथ आप प्लूरल नाउन प्रयोग करेंगे। ठीक, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ठीक, ये लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या होना चाहिए, पोएट्स होना चाहिए यहाँ पर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तो एरर किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 में है, ये एरर है। नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के साथ, वन ऑफ द के साथ। ठीक, आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आपका क्या करना है, ये आपको सिमिलियर वर्ड्स बताने, मोस्ट नियर बताने हैं, यानी सिनोनिम बताने हैं। ठीक, सिनोनिम सिमिलियर वर्ड्स मोस्ट नियर एक ही चीज़ है। एसेंट का बताना है कौन सा सिमिलियर वर्ड है, समानार्थी। ठीक है, एसेंट का हो जाएगा आपका एग्री, 4 नंबर देख लीजिए, एग्री। एसेंट मीन्स सहमत। ठीक, सहमत होती है, नाउन है ये। एग्री माने सहमत होना, तो इसका ये नाउन फॉर्म में है, या वर्ब फॉर्म में, लेकिन अर्थ वही है। ठीक, सहमत होना। डिफियंस अगला देखिए, डिफियंस का क्या होगा सिमिलियर वर्ड। डिफियंस का मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती आप कह दीजिए, देना नहीं, वर्ब नहीं, नाउन है ये भी। ठीक, चुनौती, किस चीज़ की चुनौती, किसी चीज़ को ओपन रूप से रिफ्यूज़ कर देना, आज्ञा मानने से इनकार कर देना। ठीक है, तो डिनाइयल होगी। ये 2 नंबर इसका होगा क्या, सिमिलियर वर्ड। डिफियंस असहमत, अस्वीकृति, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार न करना, किसी चीज़ को इनकार कर देना, मना। ठीक है, तो ये डिनाइयल होगा आपका डिफियंस। इमानिसिपेट का मतलब क्या होता है, और इसका सिनोनिम देखिए, जब कोई किसी सामाजिक, ठीक, और राजनीतिक और नैतिक बंधनों से आज़ाद होना चाहता, आज़ादी के लिए लगता है ये वर्ड। ठीक, इमानिसिपेट का मतलब बंधनों, सभी बंधनों से मुक्ति। तो कौन से बंधन, सामाजिक है, राजनीतिक हैं और नैतिक बंधन है। इसका क्या होगा, इसको क्या होगा, इसका होगा देखिए लिबरेट होगा, आज़ादी, लिबरेट, आज़ाद करना, हाँ, स्वतंत्र करना। तो इमानिसिपेट का मतलब आज़ादी, आज़ाद करना, लिबरेट सिनोनिम है इसका। नेक्स्ट है आपका हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी ये क्या है, इसका मतलब हो जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन, तो दुश्मनी जिसे आप कह सकते हो। ठीक, दुश्मनी, हॉस्टाइल है, दुश्मनी है, दुश्मनी। तो ये क्या हो जाए, दुश्मनी की इंग्लिश तो सदस्य,
इसका सिमिलर मीनिंग सरल है, इजी है, एनिमिटी। ठीक। हॉस्पिटैलिटी देखिए दूसरी चीज़ है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है, हॉस्पिटल से मतलब नहीं है। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ ये होता है अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि सत्कार होता है ना, किसी का भगत करना बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी का अर्थ है दुश्मनी। अगला देखिए सेक्शन है, अगले सेक्शन में आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट बताना है क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सकलेट, एक्सकलेट का क्या अपोजिट होगा? तो सबसे पहले एक्सकलेट का अर्थ मालूम हो आपको। तो एक्सकलेट का मतलब होता है बढ़ना किसी भी चीज़ का। ठीक। इनक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज का क्या हो जाएगा? कोई चीज़ कम होना। तो क्या होगा इसका अपोजिट? ब्रिंग डाउन होगा। ठीक। ब्रिंग डाउन का मतलब किसी चीज़ का कम होना। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है नौकरी में से टर्मिनेट हो गए, मतलब सभी सेवाएं समाप्त हो गई, समाप्त होना। ठीक। समाप्त होना। शुरू करना का क्या होगा? शुरू करना का इनिशिएट होगा। ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 इनिशिएट। अगला ग्रेविटेट, ग्रेविटेट का क्या अर्थ होगा? ग्रेविटेट का अर्थ होगा मूव बाय फोर्स। ठीक। मूव, ग्रेविटेशन मतलब ना गुरुत्वाकर्षण, वही है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचना। ठीक। परस मूव बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से आगे बढ़ना। ठीक। इसका अपोजिट हो जाएगा, देखिए इसके हिसाब से रिट्रीट हो जाएगा, पीछे चलना। ठीक। 4 नंबर का हो जाएगा। बेस्ट इसमें यही है आपका ऑप्शन। पीछे जाना को रिट्रीट, पीछे जाना गो बैक होगा। ग्रेविएट, ग्रेविएट का बताया आपको कि बल के साथ, फोर्स के साथ किसी चीज़ का आगे बढ़ना, ये होगा। फ्रेश तो सरल है ये। फ्रेश ताज़ा का क्या हो जाएगा? स्टेल हो जाएगा। 4 नंबर बासी, सड़ा हुआ। हाँ। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको इसकी जगह बताना है कौन सा वर्ड आएगा कि कोई ज़रूरत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट वाला। कुड की जगह पर क्या आएगा? अथवा कोई ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की। वाक्य देखिए, दे सेट ए स्ट्रॉन्ग गार्ड, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गार्ड रक्षक सेट किया ताकि, ताकि एनीवन कुड एस्केप, कोई भी, ताकि वो लोगों से बच सके, लोगों की निगाह से। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, लेस्ट के साथ आपका क्या लगता है? उन्होंने स्ट्रॉन्ग गार्ड सेट किया, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनको देख ले, इसलिए सेट किया। लेस्ट में निगेटिव शामिल है और लेस्ट के साथ आप नोट कर लीजिए शुड लगता है, कॉमन सी चीज़ है। अगला है द मैटर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन, कॉल्ड अप लिखा है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। नेक्स्ट में आपको काल के साथ आपको बताना है कौन सा फ्रेजल वर्ब लगेगा। ठीक है, वाला शब्द लगेगा। तो ये कॉल्ड अप लिखा है ना, तो आउट, कॉल आउट आएगा, कॉल इन आएगा, कॉल फॉर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही एक्सप्रेशन क्या लगेगा? देखिए लगेगा इसमें कॉल फॉर लगेगा। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की मांग करना। कॉल फॉर मतलब मांग करना, डिमांड। नोट कर लीजिए, कॉल वाले आते हैं। कॉल का मतलब किसी चीज़ की मांग करना। ठीक। या किसी चीज़ की आवश्यकता होना, रिक्वायरमेंट होना। तो कॉल के बाद के लिए हमने आपको बताया क्या? कॉल फॉर आएगा यहाँ पर। कॉल फॉर का मतलब था डिमांड को करना, मांगना, आवश्यकता होना। ठीक। आप फॉर लगा देंगे यहाँ पर। कॉल आउट बता भी चुके हैं। कॉल आउट का मतलब किसी को ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारना, उसको कहते हैं कॉल आउट। ठीक। कॉल अप का मतलब क्या होता है? कॉल अप का मतलब होता है किसी को फ़ोन पर बात करना। ठीक है, आई विल कॉल अप टू यू। ठीक, हम आपको बाद में बात करेंगे। कॉल अप आता है टू टेलीफोन समवन, किसी को बात करना। ठीक। और कॉल अप का ये भी होता है कि देश सेवा के लिए आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना। कॉल अप, कॉल अप का मतलब सेवा के लिए, देश सेवा के लिए आर्म फोर्सेस, आर्मी ज्वाइन करना। किसी खेल में भाग लेने के लिए भी कॉल अप का प्रयोग होता है। 2-3 चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, काम आएंगी आपको। ठीक, तो ये नोट करते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? कॉल फॉर लगेगा। अगला देखिए, द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड हैविंग मर्डर्ड एनीवन।
आरोपी ने मना कर दिया कि किसी का उसने खून नहीं किया है। तो देखिए रिफ्यूज़ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर डिनाइड आएगा। रिफ्यूज और डिनाइड में फ़र्क सीखिए। देखिए डिनाई का अर्थ होता है किसी सच बात को मानने से इनकार कर देना, उसके लिए आएगा डिनाई। किसी ने किताब देने से इनकार कर दिया तो उसका कहेंगे रिफ्यूज। छुट्टी देने के लिए इसे अधिकार ने मना कर दिया तो रिफ्यूज आएगा। रिफ्यूज किसी बात की या किसी चीज़ के लिए आता है, लेकिन सत्य से इनकार करने के लिए प्रयोग होता है वह शब्द डिनाई। तो आरोपी ने मना कर दिया यानी कि आरोपी द एक्यूज्ड डिनाइड, 2 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, वी कांट ट्रस्ट ए मैन हु प्ले फॉल्स एंड लूज विद अदर्स। देखिए फॉल्स एंड लूज सही एक्सप्रेशन है, क्या होता है, फॉल्स और लूज होता है, फास्ट और लूज होता है। सही एक्सप्रेशन आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 में क्या है, फास्ट एंड लूज। फास्ट एंड लूज का क्या अर्थ होता है, टू एक्ट रेकलेसली, लापरवाही से व्यवहार करना, अनरिलायबली मतलब बिना कोई जिम्मेदारी से, बिना कोई जिम्मेदारी के भाव से, लापरवाही से बिना कोई सोचे समझे व्यवहार करना। ठीक, फॉल्स एंड लूज का मतलब बिना जिम्मेदारी से, बिना विचार से कोई काम करना। तो सही एक्सप्रेशन होता है आपका फास्ट एंड लूज। क्या होता है, ये हम 3 नंबर लगा देते हैं, फास्ट एंड लूज। ये फॉल्स एंड लूज नहीं होता, फास्ट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको PQRS सेट करना है। ठीक, बताइए कौन सा पार्ट पहले होगा इसमें। देखिए P से शुरू है, इसमें Q से है, इसमें R से है, इसमें R से है। तो R से शुरू होने वाले 2 हैं। ठीक, तो वाक्य को पढ़ेंगे। क्या, व्हेन द कार पास्ड बाई, क्या लिखा है, जब कार गुजरी। जब कार गुजरी तो क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सा होगा पहले, ही थ्रू ए स्टोन रेजिंग डस्ट इन द रोड एंड विद ऑल हिज माइट एंड हिट द मैन हु वाज ड्राइविंग इट। देखिए इसके लिए तरीका तो ये है कि आप कोई दो सेंटेंसेस को पकड़ लीजिए जो आपस में मैच कर रहे हो। देखो ही थ्रू ए स्टोन, अगर आप पढ़ेंगे ना इसी को पकड़ लीजिए, मान लीजिए ही थ्रू ए स्टोन, उसने पत्थर फेंका, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति से साथ, यानी कि पी के बाद क्या आ रहा है, पी के साथ आर वाला तो आ ही आ रहा है। देख लीजिए पी के साथ आर, पी के बाद तो आर ही आर आना है। ठीक, तो कोई ऐसा विकल्प है जिसमें पी के बाद आर आ रहा है, पी के बाद आर, 2 नंबर वाला है। ठीक, ही थ्रू ए स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, मतलब कोई आप 2 पकड़ लीजिए जो मिल रहे हों। ठीक, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, QPRS होगा। क्या होगा, Q पहले होगा, फिर P होगा, फिर R, फिर S। ठीक, जब वो कार चली धूल उड़ाते हुए रास्ते में, तो क्या हुआ, ही थ्रू, उसने एक पत्थर फेंका अपनी पूरी शक्ति से, एंड और जो व्यक्ति चला रहा था उसको उस पर प्रहार किया। ठीक है, अगला देखिए। चलिए कुछ GS के प्रश्न देखेंगे हम। केंद्र EPFO से संबंधित, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी संस्तुति के आधार पर की गई थी। प्रश्न देखिए, ये है, आया नहीं स्लाइड में तो हमने लिख दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर। ठीक, सिफारिश के आधार पर। ये आपका अगला है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, तो ये आपका क्या होगा आंसर, पहला संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के लिए हुई थी। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ द्वारा। ठीक, 2 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही है आपका। अगला देखिए क्या है, क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है बताना है, कौन सा सत्य नहीं है क्रिप्स मिशन के विषय में। चलिए क्रिप्स मिशन 1942 के विषय में आपको संक्षिप्त में एक
कुछ नोट्स बता देते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नागरिकों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसी माध्यम से, क्रिप्स मिशन माध्यम से, क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की मान्यता देने की घोषणा की थी और वादा किया था कि युद्ध में के समाप्त हो जाने के बाद, द्वितीय युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद, भारत के लिए संविधान बनाने के दायित्व का निर्वाह करने के लिए एक निर्वाचक निकाय की स्थापना करने हेतु कदम उठाए जाएंगे और ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे भारतीय राज्य संविधान के निर्माण में भागीदारी कर सकें। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने के विषय में कांग्रेस में मतभेद था। देखिए, मतभेद हो गया था कि कर लेना है कि नहीं भाग लेना है, लेकिन सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के बदले क्रिप्स मिशन को युद्ध में पूरा सहयोग देने की बात कही थी। तो आपका ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये बात सही है, ठीक है। और युद्ध के पश्चात देश में डोमिनियन दर्जा प्राप्त प्रस्तावित किया, ठीक है, ये बात भी सही है। युद्ध के बाद मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया। मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा पर सहमत देने के लिए राजी किया, ये बात सही नहीं है। कथन आपका एक गलत है, ठीक है। कथन नंबर 1 रॉन्ग है, बाकी 2, 3, 4 सही हैं। अब क्या इलाहाबाद की संधि के विषय में कौन सा सही नहीं है? परीक्षा में विद्यार्थियों नहीं होने वाले स्टेटमेंट, अब परीक्षा नहीं है पे बेस्ड आएगी। कौन सा है वाले कम दौर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब नहीं वाले, क्योंकि प्रश्नों को कठिन बनाना है इसीलिए नहीं देते, ताकि आप पूरी स्टडी करें। इलाहाबाद की संधि के विषय में एक एक बात पता होगी तब तो आप नहीं वाला कर पाएंगे। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए कुछ बातें बताते हैं इलाहाबाद की संधि के विषय में आपको। देखिए, इसमें तो ये आपका ये बात सत्य नहीं है। हम पहले आंसर बता दें, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1, 2, 3 सही है। इलाहाबाद की संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद और कड़ा जिलों को अवध से छीन लिया गया और इन जिलों को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया और बदले में सम्राट ने एक औपचारिक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और कौन सा, उड़ीसा को दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। समझौते में यह भी स्पष्ट किया गया कि शाह आलम जब तक कंपनी को राजस्व के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा, तब तक वाराणसी प्रांत पर उसका अधिकार बना रहेगा। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आपका ये देखिए बात सही है, ठीक है। 1755 में हस्ताक्षर हुए मुगल सम्राट फरमदा बंगाल, बिहार और उसी की दीवानी, ये भी सही है। और ये भी सही है, ये गलत है। उत्तर नंबर गलत पूछा गया, 4 नंबर आएगा। फिर एक नहीं वाला आ गया। कौन सा नहीं है? गांधी इरविन समझौता पूरा पढ़ेंगे। ये ईपीएफओ के एग्ज़ाम में जब आप डीपली पढ़ेंगे तब तो प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। वन लाइनर बहुत कम आएंगे, इसमें आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन कम आएंगे। क्यों? क्योंकि डिटेल हिस्ट्री मांगता है ईपीएफओ। तो गांधी इरविन पैक्ट के विषय में 4 बातें हैं, चारों पढ़िए। कौन सा बताना है सत्य नहीं है, ठीक है। तो हम बता दें आपको, 4 नंबर सही नहीं है। पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य कब हुआ था? 25 सितंबर कब? 1932 को हुआ था, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न विद्यार्थी जो दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ। गलत इसलिए कि था होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन इसमें आ ही नहीं रहा है। तो कौन सा उपबंध था? ये 4 नंबर का था, शोषित वर्ग के लिए 18% सीटों का आरक्षण। यही गांधी इरविन पैक्ट में था, ठीक। गांधी इरविन पैक्ट में यही था। नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। ये कोई उपबंध इसमें नहीं था। ये 1 भी नहीं था, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था। ये आपका 4 नंबर जो है ना, शोषित वर्गों के लिए 18% आरक्षण का आरक्षण, गांधी इरविन समझौते का मुख्य जो है यही था। विद्यार्थियों, ये जो मिस प्रिंट की वजह से आपको ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया था। 4 नंबर ऑप्शन है ये कि गांधी इरविन समझौते का
मुख्य उपबंध यही था कि शोषित वर्ग के लिए 18% सीटों का आरक्षण होगा। ठीक, ये था। चलिए अगला देखें, कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। देखिए, संप्रभुता था, ठीक, लोकतंत्रात्मक था, पंथ निरपेक्ष था, संघीय शब्द नहीं आया है। 4 नंबर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में पीछे आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था। तो क्या क्या शब्द थे, संप्रभुता था, ठीक, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य घोषित करता है। अच्छा, एक और फैक्ट देख लीजिए, हो सकता है दे दें आपकी परीक्षा में। 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम, 1976 अधिनियम के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। देखिए, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। देखिए, समाजवादी जोड़ा गया शब्द, ये आ जाते हैं ना, किसके समाजवादी किसके तहत जोड़े गए हैं। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष, ठीक, और अखंडता, ये पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे, दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है कौन कौन। ये आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक, जयप्रकाश नारायण है, दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए सशक्त है। कौन सशक्त है, तो इसके लिए आपका देखिए ऑप्शन, संसद है कि मंत्रिपरिषद है कि राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है। प्रश्न दोबारा पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर सही है भारत का राष्ट्रपति, ठीक, 3 नंबर भारत का राष्ट्रपति उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन नहीं थी। देखिए, डोमिनियन राज्य थी, एकात्मक और लोकतंत्री, केंद्रीय वयस्क मतदाधिकार, पृथक निर्वाचक मंडल, नेहरू रिपोर्ट की जो है अनुशंसा नहीं थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, 1859 में जो नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है दिया है, ठीक है। चलिए, है वाला एक मिला, कौन सा सही है बताना है। तो नील विद्रोह के बारे में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में नील बागान मालिकों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन और नील किसानों का उत्तरवर्ती विद्रोह था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, धनी रैयतों और कुछ मामलों में छोटे जमींदारों, साहूकारों और बागान के पूर्व कर्मचारियों द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट देख लीजिए क्या प्रश्न है। भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए 1923 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय कदम उठाया गया या उठाए गए थे। कौन सा कदम उठाया गया था अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए। 1, 2, 3, 4 में से बताना है कौन से कदम उठाए गए थे। अस्पृश्यता को विधिपूर्वक घोषित करने के लिए कानून बनाने वाले सरकार की ओर याचिका देना, ये नहीं था। अवर्णों के लिए मंदिर के द्वारों को बलपूर्वक खोलना, ये भी नहीं था। अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में अवर्णों को शिक्षित करने के प्रयास, ये भी नहीं। केवल एक सही है आपका, ये सही है। सवर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने हेतु प्रयास करना, ये आप। आज़ादी संबंधी एक पुस्तक का नाम पूछा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। अब आपको बताना है किसने किया था, किस वर्ष पूछा गया है। हम कह रहे हैं किसने किया था, ये भी बताइए। तो देखिए आंसर इसके विकल्प ये दिए हुए हैं। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी गई थी 1901 में। ये भी मालूम होना चाहिए आपको, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से जो एक थे। तो उनके बारे में ये फैक्ट है, उन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में काम किया। दादा भाई लिख भी देते हैं, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो ये किया है आपका ग्रीनवील ऑस्टिन ने, 3 नंबर। फिर देखिए ये नहीं वाला इस बार आया है, ठीक है। 1835 के
अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये बात सही है। इसने अंग्रेजी को भारतीय भाषा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया, ये भी सही है। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय भाषा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई, भी सही है। ये नहीं है। विद्यमान प्राच्य संस्थाओं के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएँ देना और प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखा जाना था, ये नहीं है। उच्च ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखा जाना नहीं था। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की विशेषता कौन नहीं थी? 4 नंबर वाली, ठीक है। 4 नंबर का ये ऑप्शन नहीं था, ठीक। बाकी ये नहीं था, बाकी ये तीनों थे। तो आपका नहीं पूछा गया है, तो आपका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी निकाय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 101 संविधान संशोधन, ठीक, ये हो जाएगा। अगला है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विषय में तो देखिए कौन सा सही नहीं है। इसमें आपका 2 नंबर वाला ये सही नहीं है। अबद्धता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, बाकी ये तीनों सही हैं। ब्रिटिश की मौजूदगी में देसी पूंजीवाद में अवरोध आया। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार सबसे पहले आया और सर्वाधिक सुदृढ़ रहा, ठीक, 3 से। तो आपका 2 नंबर वाला विकल्प नहीं सही है। तो भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में लिखने कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए आपका सही हो जाएगा 1 नंबर। क्या? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं, ये आपका सही है। बाकी 30 के अधीन केवल भाषाई का उल्लेख किया गया, ये नहीं है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका। अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये पद सृजित किया गया था। और क्या बताना है इसमें? भारतीय इतिहास के संबंध में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? वायकोम सत्याग्रह पूछा गया है। देखिए 2 कथन, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है? देखिए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये बात सही है। वायकोम सत्याग्रह, ठीक। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, ये दोनों बातें सत्य हैं। वायकोम सत्याग्रह के विषय में ये 1924 और 25 हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ त्रवाणकोण में शुरू किया गया एक आंदोलन था। शायद कम सुना हुआ आपने। वायकोम सत्याग्रह जो था कहाँ शुरू किया गया था? त्रवाणकोण में। अगला है निम्न किस राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? राजमन्नार समिति की स्थापना केंद्र राज्यों के संबंध में किन 2 राज्यों ने की थी? ये है राजामन्नार है। तो देखिए ये हुई थी आपकी तमिलनाडु सरकार के, ठीक। 4 नंबर ऑप्शन। अगला निम्न में कौन सा धर आयोग 1948 का अधिशेष था? धर आयोग का क्या अधिशेष था? अधिदेश क्या अधिदेश था? कौन सा मूल पॉइंट था जो धर आयोग में था, ये बताना है आपको। तो धर आयोग में देखिए 2 नंबर वाला ऑप्शन था। क्या है वो? यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये है। ये धर आयोग का ये मूल अधिदेश था, मूल बातें थी धर आयोग की 1948 में जो था। क्या भाषाई आधार पर गठन कर सकते हैं? पुस्तकें दी हैं और उनके लेखक पूछे गए हैं। पुस्तकें और उनके लेखक। तो द वर्ल्ड इज आई सी इट, इसको लिखी थी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1949 में, ठीक है। तो अब आइंस्टीन तो पहले का हो जाएगा। तीसरा नंबर 1 वाला ऑप्शन सही है आपका, नंबर 1 वाला।
देखिए ये आप ऐसे लगा सकते हैं, देख लीजिए बुक्स भी आ जाती हैं ना परीक्षा में। तो पहले का हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक। बी का क्या हो जाएगा, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर, ये किसने लिखी थी, लिनस पॉलिंग ने लिखी थी। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये किसने लिखी थी, सी का हो जाएगा दूसरा, स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये किसने लिखी थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। तो ये कुछ पुस्तकें थी।